Namaste students, हमेशा खुश रहो बेटिया। I am JVN Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है एपिस्टैक्सिस। ठीक है, तो एपिस्टैक्सिस क्या होता है? इट इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। अगर नोज के अंदर से कहीं ब्लीडिंग है तो उसको एपिस्टैक्सिस बोलेंगे। सभी एज ग्रुप्स में मिलता है और इसको हम एज इमरजेंसी ट्रीट करते हैं। एपिस्टैक्सिस एक साइन है, ना कि कोई डिसीज है। ठीक है, तो जो कॉज क्या है इसका, जो हमारी नोज होती है वो रिचली सप्लाइड होती है दोनों एक्सटर्नल और इंटरनल कार्पेट सिस्टम से। ठीक है, बोथ ऑन द सेप्टम और लेटरल वॉल्स। ठीक है, तो नेजल सेप्टम को किससे सप्लाई मिलती है आपको? इंटरनल कैरोटिड सिस्टम में एंटीरियर एथमोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर एथमोइडल आर्टरी, ये ब्रांचेस होती हैं ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, ये आप देख सकते हो ब्लड सप्लाई ऑफ द नेजल सेप्टम, जो हमने एनाटॉमी में भी पढ़ा है। तो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के इसके ब्रांचेस से सप्लाई होती है नोज को। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम में आती है स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबाइल आर्टरी। और जो लेटरल वॉल होती है नोज की, उसको सप्लाई होती है बाय द इंटरनल कैरोटिड सिस्टम एंड एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम। इंटरनल कैरोटिड सिस्टम में एंटीरियर एथमोइडल, पोस्टीरियर एथमोइडल, ये ऑप्थेल्मिक आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड सिस्टम में आते हैं पोस्टीरियर लेटरल, नेजल, ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी, नेजल ब्रांच ऑफ एंटीरियर सुपीरियर डेंटल एंड ब्रांचेस ऑफ फेशियल आर्टरी टू नेजल वेस्टिब्यूल। ठीक है, तो मतलब वो जो एरिया है नोज का, दैट इज डिस्प्ले सप्लाइड बोथ सेप्टम और लिटल एरिया। जो लिटल एरिया है वो कहाँ सिचुएटेड होता है? वो वेस्टिब्यूल के जस्ट ऊपर नेजल सेप्टम की एंटीरियर इंफीरियर पार्ट में सिचुएटेड होता है। यहाँ पे 4 आर्टरीज एनास्टोमोस होती हैं और एक प्लेक्सस बनाते हैं, इसको बोलते हैं कीजल बैक प्लेक्सस। ठीक है, 4 आर्टरीज कौन सी है? एंटीरियर एथमोइडल, सेप्टल ब्रांच ऑफ सुपीरियर लेबाइल, सेप्टल ब्रांच ऑफ स्फेनोपैलेटाइन और फोर्थ वन है ग्रेटर पैलेटाइन। ठीक है, ये एरिया एक्सपोज होता है ड्राइंग इफेक्ट ऑफ इंस्पायरेटरी करंट के, और जो फिंगर नेल पोक करते रहते हैं उसकी वजह से ट्रॉमा हो सकता है। और ये यूजुअल साइट होती है एपिस्टैक्सिस की, चिल्ड्रन में भी और यंग एडल्ट में भी। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो कीजल बैक फ्लेक्सस आपको दिखाई दे रहा है वेस्टिब्यूल के जस्ट ऊपर। यहाँ पे 4 मेन आर्टरीज की सप्लाई होती है। ठीक है, इसमें एक और एरिया है वुडरफ्स एरिया। ये वेस्कुलर एरिया होता है जो कि सिचुएटेड होता है अंडर द पोस्टीरियर एंड ऑफ द इंफीरियर टर्बिनेट, जहाँ पे स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी एनास्टोमोस होती है पोस्टीरियर फेरेंजियल आर्टरी से। इसकी वजह से होता है पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। ठीक है, ये आप इमेज में देख सकते हो, वुडरफ से प्लेक्सस दिखाई दे रहा है आपको। फिर है रेट्रोकोलुमनर वेन। ये वेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स रन करती है बिहाइंड द कोलुमेला। ठीक है, फ्लोर ऑफ नोज को क्रॉस करती है और जॉइंट विनस प्लेक्सस ऑन द लेटरल नेजल वॉल। ठीक है, कॉमन साइट ऑफ विनस ब्लीडिंग है यंग पीपल में। जो कॉजेज ऑफ एपिस्टैक्सिस है उसको मेनली डिवाइड कर सकते हैं इनटू द लोकल कोज इन द नोज और नासोफैरिंक्स, जनरल कोज या फिर इडियोपैथिक कोज। लोकल कोज में अगर नोज में है कोई कोज, तो दैट ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से होता है, एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन, फिर फॉरेन बॉडी की वजह से विच मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। अगर नोज या नेफ्राइटिस साइनस में न्यूरोप्लाज्म है तो उसकी वजह से हो सकता है, बिनाइन या मैलिग्नेंट अगर न्यूरोप्लाज्म है, या एटमॉस्फेरिक चेंजेस की वजह से हो सकता है, एंड लास्ट वन डेविएटेड नेजल सेप्टम की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट इसमें नेजोफैरिंक्स में अगर एडोनाइटिस है या जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो उस केस में भी एपिस्टैक्सिस हो सकता है। जनरल कॉजेज में आते हैं आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लाइक हाइपरटेंशन, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, या ब्लड वेसल्स की डिसऑर्डर, लीवर डिसीज, हेपेटिक सिरोसिस, किडनी डिसीज, क्रॉनिक नेफ्राइटिस, या कोई ड्रग्स, एक्सेसिव यूज ऑफ सैलिसिलेट्स, और जो एनाल्जेसिक्स होते हैं वो भी एंटीकोगुलेंट की तरह एक्ट करते हैं, इसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। फिर मीडियास्टाइनल कंप्रेशन हो सकता है, ट्यूमर्स ऑफ मीडियास्टाइनम है, एक्यूट जनरल इन्फेक्शन हो सकता है, वाइकेरियस मेंस्ट्रुएशन। फिर लास्ट वन है इसमें इडियोपैथिक। ठीक है, तो कॉज ऑफ एपिस्टैक्सिस काफी बार क्लियर नहीं होता, तो उसको बोलेंगे हम इडियोपैथिक। साइड्स ऑफ एपिस्टैक्सिस कौन कौन सी होती हैं? लिटिल एरिया, above the middle turbinate, below the middle turbinate, posterior part of nasal cavity, diffuse हो सकता है या nasopharynx में हो सकता है। क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे एपिस्टैक्सिस का? एंटीरियर और पोस्टीरियर। ठीक है,
पोस्टीरियर में जो ब्लड फ्लो होगा वो बैक इनटू द थ्रोट होता है और कॉफी कलर का वोमिटस होता है। ठीक है, ये डिफरेंस के लिए एक यहाँ पे टेबल बना हुआ है जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में इन्होंने डिफरेंस किया है, जैसे इंसिडेंस साइट। ठीक है, जो एंटीरियर एपिस्टैक्सिस होता है मोर कॉमन होता है ऑन द लेटरल एरिया या एंटीरियर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल, और जो पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होता है वो लेस कॉमन होता है और मोस्टली कहाँ से होता है, पोस्टीरियर सुपीरियर पार्ट ऑफ नेजल कैविटी से। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस होता है चिल्ड्रन में या यंग एडल्ट्स में, पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस होता है आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। एंटीरियर एपिस्टैक्सिस मोस्टली ट्रोमा की वजह से होता है, जबकि पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस स्पॉन्टेनियस होता है, ये हाइपरटेंशन या आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का डिसऑर्डर है उसकी वजह से होता है। और एंटीरियर एपिस्टैक्सिस में ब्लीडिंग माइल्ड होती है, उसको हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं लोकल प्रेशर से या एंटीरियर फैक्ट से। लेकिन पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस में ब्लीडिंग बहुत सीवियर होती है, उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है या फिर पोस्ट नेजल पैकिंग करनी पड़ती है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे एपिस्टैक्सिस का? अगर एपिस्टैक्सिस का कोई केस आता है तो आपको जानना होगा कि उसका मोड ऑफ ऑनसेट क्या है, ड्यूरेशन क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है ब्लीडिंग की, ब्लड लॉस कितना हुआ है, और साइड ऑफ नोज फ्रॉम वेयर ब्लीडिंग इज अकरिंग, और ब्लीडिंग एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, ऑक्यूपेशन में ब्लीडिंग टेंडेंसी तो नहीं है, उसकी कोई फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है, कोई मेडिकल एलिमेंट की कोई हिस्ट्री तो नहीं है, या कोई ड्रग इनटेक की हिस्ट्री तो नहीं है। तो इससे मैनेजमेंट से पहले आपको सब चीज़ें ये जानना इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट एड आपको करनी है, सबसे पहले ये करना है थंब और इंडेक्स फिंगर को पकड़ के आपको पिंच करना है नोज को 5 मिनट्स के लिए। इससे क्या होगा, लिटिल एरिया की जो ब्लड वेसल्स है वो कंप्रेस हो जाती हैं। फिर है इसमें ट्रॉटर्स मेथड। इसमें क्या करना है, पेशेंट को बैठना है और आगे को लीन फॉरवर्ड करना है ओवर बेसिन, और स्पिट करना है ब्लड को। ठीक है, और क्वाइटली उसको ब्रीथिंग करनी है फ्रॉम द माउथ। ठीक है, इसके अलावा हम कोल्ड कंप्रेसेस कर सकते हैं नोज में ताकि रिफ्लेक्स वेसोकंस्ट्रिक्शन ना हो। इसमें नेक्स्ट है कॉटराइजेशन। अगर एंटी एपिस्टैक्सिस है तो ब्लीडिंग पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं, कॉटराइजेशन कर सकते हैं। सबसे पहले उस एरिया को एनेस्थेटाइज करना है हमें, ब्लीडिंग पॉइंट को कॉटराइज करना है सिल्वर निट्रेट के बीट से, या फिर हमें इलेक्ट्रोकॉर्टरी से कोऑगुलेट कर सकते हैं। एंटी के नेजल पैकिंग में क्या करते हैं, अगर ब्लीडिंग प्रोफ्यूज होती है ब्लीडिंग साइट में तो उसको लोकलाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है। एंटी पैकिंग करनी चाहिए वैसे हमें। रिबन गॉज जिसको हमें सॉक करना है लिक्विड पैराफिन में, और कम से कम हमें 1 मीटर का गॉज चाहिए होता है ईच नेजल कैविटी के लिए। सबसे पहले हमें कुछ सेंटीमीटर्स को गॉज को फोल्ड करना है और फिर उसको इंसर्ट करना है फ्लोर में, फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी। फिर होल ऑफ द नेजल कैविटी को हमें इस तरीके से उसको इंसर्ट करना है और लेयरिंग में, ठीक है, इसको लेयरिंग में करना है फ्रॉम द फ्लोर टू द रूफ। ठीक है, और इसमें आपको पैकिंग एक या दोनों कैविटीज में करनी पड़ सकती है, और आपको उसको पैकिंग को आफ्टर 24 आवर्स अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो उसको निकाल देना है। ठीक है, अगर उसको 2 से 3 दिन तक रखेंगे तो हमें सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि साइनस इन्फेक्शन ना हो या टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ना हो पेशेंट में। तो इस तरह से इमेज है, इसमें लेफ्ट वाली इमेज में आपको पैकिंग दिखाई दे रही है वर्टिकल लेयर्स में, और आपको राइट साइड में इमेज दिखाई दे रही है पैकिंग इन हॉरिजॉन्टल। इस तरह से आपको पैकिंग करनी है गॉज से। नेक्स्ट में आपको दिखाई दे रहा है एपिस्टैक्सिस बलून फॉर पोस्टीरियर एपिस्टैक्सिस। ठीक है, पोस्टीरियर बलून दिखाई दे रहा है जिसे इंफ्लेट किया हुआ है विद 10 ml, एंड एंटीरियर में आपको बी जो बलून दिखाई दे रहा है उसको इंफ्लेट किया 30 ml से। फिर आते हैं हम पोस्टीरियर नेजल पैकिंग पे। जो पेशेंट्स होते हैं अगर उनको ब्लीडिंग हो रही है पोस्टीरियरली इनटू द थ्रोट तो हमें पोस्टीरियर नेजल पैकिंग करनी है। इसमें आपको क्या करना है, पोस्ट नेजल पैक बनाते हैं हम 3 सिल्क टाइप से टू अ पीस ऑफ गॉज रोल्ड इनटू अ शेप ऑफ अ कोन। ठीक है, आपको क्या करना है, गोज को रोल करके कोन की शेप में बनाना है, और फिर इसमें 3 आपको टाई करना है सिल्क से। ठीक है, पेशेंट को पोस्ट नेजल पैकिंग रिक्वायर्ड होती है तो उसको हमेशा हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। उसके बाद में आपको फॉलिस कैथेटर भी यूज़ कर सकते हो, नेजल बैलून्स भी अवेलेबल होते हैं। फिर एंडोस्कोपिक पोट्री। ठीक है, एंडोस्कोपिक कॉटरी को हम कब करेंगे, आफ्टर लोकेटिंग विद द एंडोस्कोप। ठीक है, आपको कॉटरी करनी है।
फिर एलिवेशन ऑफ म्यूकोपेरिफेरल फ्लैप इन एसएमआर ऑपरेशन, ठीक है। अगर परसिस्टेंट या रिकरेंट ब्लीडिंग हो रही है सेप्टम से, तो आपको क्या करना है, म्यूकोपेरिफेरल फ्लैप को एलिवेट करना है एंड उसको रिपोजिशन करना है। इससे क्या होगा, फाइब्रोसिस होगा उस जगह पे और ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। एसएमआर ऑपरेशन भी कर सकते हैं अगर कोई सेप्टस पर है तो उसको रिमूव करने के लिए। ये पोस्टीरियर नेजल पैकिंग पिक्चर है, किस तरह से किस टेक्निक से आपको करना होता है, ठीक है। लाइगेशन ऑफ वेसल्स, ठीक है, आपको एक्सटर्नल कैरोटिड को लाइगेट करना है, मैक्सिलरी आर्टरी को लाइगेट करना है, स्मॉल आर्टरीज को लाइगेट करना है, तो कैसे करोगे। फेनोपेल्टाइन आर्टरी लाइगेशन इसमें इमेज में दिखाया हुआ है, ठीक है। जनरल मेजर्स क्या लेंगे आप इस प्रैक्टिस में, सबसे पहले आप पेशेंट को बोलो कि उसके बैक को पीछे रेस्ट करना है और ये ब्लड लॉस कितना हो रहा है उसको आपको रिकॉर्ड करना है, फिटिंग करके या वॉमिटिंग के थ्रू कितना हुआ है वो आपको रिकॉर्ड करना है। फिर आपको रिएश्योर करना है पेशेंट को, माइल्ड सेडेशन देना है, उसकी पल्स बीपी रेस्पिरेशन चेक करना है, हीमोडायनामिक्स आपको मेंटेन करने हैं, अगर ब्लड लॉस ज़्यादा हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है, एंटीबायोटिक्स देनी है ताकि साइनोसाइटिस ना हो। अगर हमें 24 आवर्स तक उसकी पैकिंग रिमूव नहीं किया तो आपको एंटीबायोटिक्स देना जरूरी हो जाता है, और इंटरमिटेंट ऑक्सीजन दी जाती है, ठीक। और इन्वेस्टिगेट एंड ट्रीट द पेशेंट फॉर एनी अंडरलाइंग कॉज ऑफ जनरल डिसीज, ठीक। हेरिडिटरी हेमोरेजिक टेलेंगथेसिया वो होता है एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल सेप्टम में, ठीक है, दैट इज द कॉज ऑफ रिकरेंट ब्लीडिंग, इसको हम ट्रीट करते हैं विद आर्गन केटीप्योर वाईएजी लेजर और septodermoplasty where anterior parts of septal mucosa is excised and replaced by a split skin graft, ठीक है। So here the session complete and this session is powered by digital version 2.0 Jyoti Vidyapith Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please write mention in the comment box. I will resolve it. Namaste students, Kushma Bhatia. I am JVN Dr. Meenakshi, Assistant Professor in Department of Shalakya Tantra, Faculty of Ayurvedic Science, Jyoti Vidyapith Women's University. आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फॉरेन बॉडीज इन नोज। तो फॉरेन बॉडी इन नोज, उसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, एटियोलॉजी क्या हो सकती है। फर्स्ट वन, एक तो चिल्ड्रन में मिलता है, मोस्ट कॉमन चिल्ड्रन में होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक हो सकता है फॉरेन बॉडी। कॉमन ऑब्जेक्ट्स होते हैं पीसेज ऑफ पेपर, चॉक, बटन, पेबल, सीड्स, ठीक है। प्लेजर्स ऑफ कॉटन या स्वैब्स भी अगर एक्सीडेंटली नोज में रह जाते हैं तो वो भी एज अ फॉरेन बॉडी एक्ट करते हैं। क्लिनिकल फीचर्स, अगर किसी चाइल्ड में हमने फॉरेन बॉडी को ओवरलुक कर दिया है तो उसकी वजह से लेटरल नेजल डिस्चार्ज हमें मिलेगा जो कि फाउल स्मेलिंग होते हैं और ब्लड स्टेन्ड होता है। एक डिक्टम होता है कि अगर चाइल्ड में यूनिलेटरल फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज है तो सबसे पहले हमें किसी फॉरेन बॉडी कोई प्रेजेंट तो नहीं है नोज में, उसको एक्सक्लूड आउट करना है। आपको रेडियोग्राफ लेना है, कंफर्म करना है, उस फॉरेन बॉडी को लोकलाइज करना है अगर रेडियोपिक है तो। जो इम्पोर्टेंट कॉजेज होते हैं लेटरल ब्लड स्टेन डिस्चार्ज के वो होते हैं राइनोलेट नेजल डिप्थेरिया, नेजल मियासिस या एक्यूट या क्रॉनिक यूनिलेटरल साइनोसाइटिस। ट्रीटमेंट, आपको पीस ऑफ पेपर या कॉटन स्वैब्स को इजिली रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। अगर राउंड फॉर्म बॉडी है तो उसको एक आपको ब्लंट हुक पास करके उसको रिमूव करना है, उसको फॉर्म बॉडी के पीछे ले जाके और फिर आपको फॉर्म बॉडी को ड्रैग करना है अलोंग द फ्लोर। अगर बेबीज हैं या अनकोऑपरेटिव चिल्ड्रन हैं तो उसमें आपको जनरल एनेस्थीसिया में फॉर्म बॉडी को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब, ठीक है। पेशेंट को आपको रोज पोजीशन में प्लेस करना है, उनको पैक को इंसर्ट करना है नेसोफैरिंक्स में और फॉरेन बॉडी को रिमूव करना है विद द फोर्सेप्स या हुक, ठीक है। अगर फॉरेन बॉडी अगर बिहाइंड अगर बहुत पीछे चली जाती है नोज में तो उसको आपको पुश करना है नेसोफैरिंक्स में रिमूवल से पहले। अगर फॉरेन बॉडी ऑफ नोज काफी टाइम तक नोज में रहती है उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जाता तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, नेजल इन्फेक्शन हो सकता है, पेशेंट को साइनोसाइटिस हो सकता है, राइनोलिस फॉर्मेशन हो सकता है या इनहेलेशन इनटू द ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री। अनानोलिथ क्या होते हैं, यूजुअली ये फॉर्म होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ अ स्मॉल एक्सोजीनियस फॉरेन बॉडी या ब्लड क्लॉट के अराउंड या फिर इंसिपिटेटेड सिक्रीशन से, और इंसिपिटेड होते हैं बाय सिक्रीशन बाय स्लो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट का डिपोजिशन होता है, इस वजह से वहाँ जो सिक्रीशन था या जो फॉरेन बॉडी है ब्लड क्लॉट है वो पूरा
हार्ड हो जाता है और एक तरह से स्टोन की तरह दिखाई देता है, इसको बोलते हैं ग्राइनोलिस। यहाँ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। दिस इज सेशन इज पावर्ड बाय द डिजिटल वर्जन 2.0 and Jyoti Vidyapith Women's University. I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in the comment box. I will resolve it.